हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक कंपनी आईपीओ के लिए कैसे जाती है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक कंपनी एक स्टार्टअप फेज से एक आईपीओ फेज तक उसकी पूरी जर्नी क्या होती है, कहाँ से वो फंडिंग उठाती है, कितने पैसे वो उठाती है, कैसे ये सब देखती है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इस वीडियो को जरूर चेक करें, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस करा था और वही एग्जाम्पल हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगी पूरा प्रोसेस कैसे आईपीओ करते हैं और कौन सी टर्म्स यूज होती हैं इसमें। तो हमने लास्ट वीडियो एक सवाल के साथ छोड़ा था कि एक कंपनी आईपीओ के लिए जाती क्यों है। तो आज उसका आंसर भी जान लेते हैं। तो सबसे पहला कि कंपनी को कैपेक्स के लिए फंड करना होता है, यानी जो उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होंगे उसके लिए फंड करना होता है। जैसे हमारे केस में हमें 200 करोड़ रुपीस का एक आईपीओ करना था, एक कैपेक्स की जरूरत थी, तो उसके लिए हम आईपीओ के लिए सोचे। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो जाता है कि सारी कंपनीज हमारे वाले कंपनी के एग्जाम्पल से नहीं जाती, यानी कि वो डेट फ्री कंपनीज नहीं होती। बहुत सारे, बल्कि ज्यादातर जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डेट लेते हैं और उसके वजह से उनको उसके इंटरेस्ट चार्जेस चुकाने पड़ते हैं। जब भी आप कभी भी जाके लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वैसे ही जब ये कंपनीज डेट लेती हैं तो इनको भी इंटरेस्ट चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और इसके लिए वो आईपीओ के लिए जाती है और जो आईपीओ से पैसा मिलता है वो डेट चुकाने में लगाती हैं और कुछ कुछ कैपेक्स में भी लगाती हैं। वैसे ही अब तीसरा तरीका है, एक कंपनी के जो प्रोमोटर होते हैं। अब जैसे हमने डिस्कस करा था, हमारी कंपनी में मेरे पास 40% स्टेक था और 16% शेयर्स थे जो अभी तक इशू नहीं करे हैं, वो आईपीओ के वक्त इशू करने का प्लान था। तो ये जो जब आईपीओ के लिए जाते हैं, बेसिकली मेरा जो स्टेक है ये डाइल्यूट हो रहा है। यानी अभी मेरे पास कुछ स्टेक है कंपनी में, अभी कंपनी के पास कुछ कुछ अलग अलग जगहों से स्टेक है, बट जब ये 16% स्टेक भी अब पब्लिक के पास फैल जाता है तो एक तरीके से प्रमोटर और कंपनी अपना रिस्क डाइल्यूट कर रही होती है पब्लिक के अंदर। क्योंकि अगर सपोज करो मेरे पास बहुत ज्यादा शेयर्स होते, मेरे पास सपोज 80% शेयर्स होते कंपनी के, तो अगर कंपनी अच्छा कर रही होती तो मेरे शेयर्स अच्छे कर रहे होते, राइट। बट अगर मैं शेयर्स कुछ पब्लिक में बेच दूं तो मेरा रिस्क हल्का सा कम हो जाता है और वो पब्लिक के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब पब्लिक शेयर्स खरीदती है मेरे कंपनी के, तब वो एक रिस्क उठा रही होती है कि मेरी कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो भी उनके रिटर्न्स भी अच्छे होंगे। तो बेसिकली मैंने अपना रिस्क डाइवर्सिफाई कर दिया है एक प्रमोटर होने के नाते। तो ये भी एक तरीका होता है आईपीओ करने का, मतलब ये भी एक रीजन होता है आईपीओ पे जाने के लिए। और फिर फोर्थ रीजन है कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी कि एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, पीई फर्म, ये सारे इन्वेस्ट करते हैं जिससे एक आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इनको वापस अपना पैसा मिल जाए कुछ रिटर्न्स के साथ। तो जैसे हमारी कंपनी में एंजल इन्वेस्टर ने 5% इन्वेस्ट करा था, दोनों एंजल इन्वेस्टर्स ने 5-5% इन्वेस्ट करा था। तो वो चाहेंगे कि कुछ सालों बाद, 7 या 8 सालों बाद, उनको अपना पैसा मिले और उस पैसों के साथ खूब सारा और एक्स्ट्रा रिटर्न मिले, राइट। तो इन जैसे इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिट प्रोवाइड करने के लिए आईपीओ एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जब आईपीओ आएगा तब वो अपना भी स्टेक सेल कर देंगे और उनको उससे पैसा मिल जाएगा जो कि वो कहीं और जाके फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा एक तरीका हो जाता है अपने शेयर्स को डाइल्यूट करने का। वैसे ही अब फिफ्थ तरीका है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है, कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए उनको ईसॉप्स देती है, यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। अब ईसॉप्स में क्या होता है, अब सपोज करते हैं, नॉर्मल हम क्या समझते हैं कि एम्प्लॉय को क्या कैसे ट्रीट करते हैं, कि एक एम्प्लॉय कंपनी के पास गया, कंपनी उसको पैसा दे रही है और उसके बेसिस पे एम्प्लॉय काम कर रहा है। बट अब क्या हो सकता है कि एम्प्लॉय को किसी और कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, मच बेटर जो अभी करंट कंपनी है। तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉय ये कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाएगा, राइट। बट बट अगर वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा है और कंपनी उसे रिटेन करना चाहती है तो उसके लिए एक तरीका है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस देने का। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी बोलती है हम अपनी कंपनी के शेयर्स तुम्हें दे रहे हैं और ये शेयर्स तुम्हें सारे शेयर्स सिर्फ 3 साल बाद के ही मिलेंगे।
यानी अगर एक कंपनी बोलती है एम्प्लॉय को मैं तुम्हें 50 लाख वर्थ के शेयर्स दे रहा हूं और ये शेयर्स तुम्हें सिर्फ 3 साल बाद नहीं मिलेंगे जब तुम 3 साल कंपनी के लिए काम करोगे, तो उस एम्प्लॉय को 3 साल कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा और उसके बाद ही उससे कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि जो अगर कंपनी अपने बहुत अच्छे एम्प्लॉयज को रिटेन करना चाहती है, और ये इस तरीके से एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के थ्रू करती है। अब एक सिक्स्थ वे भी होता है कि एक कंपनी आईपीओ के लिए क्यों जाती है, और वो है कि आईपीओ जाने से कंपनी की विजिबिलिटी इंप्रूव होती है। अभी हम जानेंगे आगे कि जब भी एक कंपनी आईपीओ के लिए जा रही होती है तो उसके लिए रोड शो होते हैं, उसके लिए मार्केटिंग होती है जो मर्चेंट बैंकर करता है, और उसकी वजह से कंपनी की एक रेपुटेशन बढ़ जाती है, एक अलग अलग तरीके से एक मार्केटिंग सी हो जाती है। और प्लस जब एक कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है तो ट्रेडर्स आके उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उस कंपनी में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक कंपनी की विजिबिलिटी बढ़ जाती है, लोग जानने लग जाते हैं उस कंपनी के बारे में। तो वो भी एक एडिशनल फायदा होता है एक आईपीओ का। अब ये सारे पॉइंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम पिछले वीडियो का जो एग्जांपल था जिसमें हमें 200 करोड़ रुपीस की अब जरूरत है कैपेक्स के लिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे आईपीओ का एक प्रोसीजर होगा। उस एग्जांपल को लेके पूरा समझते हैं कि आईपीओ का प्रोसीजर क्या होने वाला है। तो हमारे पास अब हमें चाहिए थे 200 करोड़ रुपीस। दो ऑप्शन से हम ये 200 करोड़ रुपीस फंड करेंगे। एक है इंटरनल एक्रूअल्स यानी अपने जो प्रॉफिट्स हैं, और दूसरा हम आईपीओ से फंड करें। तो मान लेते हैं कि आईपीओ से हम फंड करेंगे 125 से लेकर 130 करोड़ तक, और बाकी हम इंटरनल एक्रूअल से, यानी हमारे पास इतना प्रॉफिट है, अपने इतना कैश है कि हम अराउंड 70 लाख पे कर सकते हैं, और बाकी 125 टू 130 करोड़ आईपीओ से। तो सबसे पहले एक कंपनी मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेगी, और मर्चेंट बैंकर को बुक रनिंग लीड मैनेजर भी कहा जाता है या लीड मैनेजर भी कहा जाता है। और बेसिकली जो पूरा आईपीओ का प्रोसेस है वो एक मर्चेंट बैंकर ही संभालता है, चाहे वो फाइलिंग हो या डीआरएचपी रिपोर्ट्स बनानी हो, और आगे बहुत सारे प्रोसेसेस हम जानेंगे जो मर्चेंट बैंकर्स करता है। जितने भी प्रोसेस आएंगे ऑलमोस्ट मर्चेंट बैंकर ही करवाएगा। और इस स्टेज पे अभी स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जब मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करते हैं तब मर्चेंट बैंकर कंपनी के लीगल कंप्लायंसेस वगैरह सब कुछ चेक करता है कि लीगली ये कंपनी सब कुछ सेटिस्फाई कर रही है एक आईपीओ पे जाने के लिए। और उसके बाद फिर कंपनी सेबी के पास जाती है और वहां पर एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां पर उनको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं, जैसे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, कंपनी इस आईपीओ के पैसे को कैसे रन करेगी, कैसे यूज करेगी, और कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, प्रमोटर्स कैसे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन सेबी के पास जाते हैं और अप्रूवल के लिए। और फिर उसके बाद जब सेबी एक नोट देती है, बताती है कि तुम जा सकते हो आईपीओ के लिए या नहीं जा सकते, वो एक अप्रूवल देगी। यदि हम जा सकते हैं तो ठीक है, आगे के प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। अगर मना कर देती है फिर उसके बाद हमें वापस जाना पड़ता है और फिर चेक करना पड़ता है कि क्या क्या फ्लॉज थे और सेबी ने किस चीज़ों के लिए मना करा। तो वो एक अलग चीज़ है। हम अभी मानते हैं कि हमारी कंपनी के लिए सेबी मान गई है और आगे अप्रूवल दे दिया है। तो इसके बाद चौथा स्टेप क्या होता है कंपनी का, कि कंपनी एक डीआरएचपी रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, और वो भी काम मर्चेंट बैंकर का ही होता है। और डीआरएचपी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है पब्लिक के लिए। जैसे एक लिस्टेड कंपनी के लिए एनुअल रिपोर्ट होती है, वैसे ही एक कंपनी जो आईपीओ के लिए जा रही है उसके लिए डीआरएचपी रिपोर्ट होती है। और डीआरएचपी रिपोर्ट में सब कुछ दे रखा होगा, जैसे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर कर रही है कंपनी, मैनेजमेंट कौन है, मैनेजमेंट एनालिसिस और डिस्कशन पूरा दे रखा होगा, इंडस्ट्री एनालिसिस सब कुछ डिस्कस कर रखा होगा। उसके साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उनके कहाँ एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू कहाँ से आता है, और बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होंगी वो सब दे रखी होंगी। प्लस जो कंपनी के प्रमोटर कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी डिटेल्स क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, प्लस कंपनी के रिस्क क्या है, ये सब बातें डीआरएचपी के अंदर कवर्ड होंगी। और फिर इसके बाद जब वो डीआरएचपी पूरा फाइलिंग पब्लिक में निकाल देते हैं, इसके बाद कंपनी मार्केट करती है। फिफ्थ स्टेप होता है कंपनी
अपने आईपीओ को मार्केट करती है, क्योंकि वो चाहती है कि जितना से ज्यादा पैसा उठा सके पब्लिक से उतना ज्यादा उठाए। तो अब जब वो मार्केट करती है तो वो ऑफ कोर्स प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर्स वगैरह या फिर टीवी एड्स के थ्रू करती है, और इसको एक टेक्निकल टर्म में कहते हैं रोड शोज, और ये भी मर्चेंट बैंकर ही करवाता है बेसिकली। तो अभी हम आगे कंपनीज के एग्जांपल लेंगे और जानेंगे कौन सी कंपनीज रिसेंटली आईपीओ में गई हैं, तो हम वहां समझेंगे कि इन लोगों ने भी मार्केट कैसे करा था। और फिर जब ये भी सब हो जाता है, ये सब एडवर्टाइजमेंट्स हो जाती हैं आईपीओ के लिए, फिर फाइनली 6 स्टेप आता है, जिसके बाद मर्चेंट बैंकर एक प्राइस बैंड डिटरमाइन करता है। अब इस प्राइस बैंड को थोड़ा ठीक से समझते हैं। तो हमने माना था कि कंपनी 125 करोड़ से 130 करोड़ के बीच में पैसा उठाएगी पब्लिक से आईपीओ के थ्रू, और हमने पिछले वीडियो में ये भी जाना था कि 16% शेयर्स बाकी है कंपनी के अलॉट करने के लिए। ये 16% शेयर्स अप्रोक्सीमेटली आ जाते हैं कुछ 8 लाख शेयर्स के आसपास। तो 125 करोड़ को मतलब हर एक शेयर के लिए हम कितना पैसा उठाएंगे, ये प्राइस बैंड होता है। तो 125 करोड़ को अगर 8 लाख से डिवाइड करें तो कुछ 1560 तक आ जाता है, और 130 करोड़ को 8 लाख से डिवाइड करें तो पर शेयर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1625 के आसपास। तो हमारा प्राइस बैंड हो गया 1560 से लेकर 1625। ये पर शेयर ही होता है प्राइस बैंड। यानी अब जब भी कंपनी खरीदती है वो पर शेयर नहीं खरीदती। आईपीओ में कभी भी पर शेयर नहीं खरीदा जाता। कंपनी लॉट्स में अपने शेयर्स निकालती है, यानी एक लॉट में हो सकता है कि 15 शेयर्स हो, यानी 1560 इंटू 10 यानी अराउंड 15,000 से लेकर 16,000 के बीच में एक लॉट का प्राइस होता है। और ये शेयर सिर्फ लॉट्स में ही खरीदे जाते हैं, यानी ये नहीं हो सकता कि एक शेयर खरीद लिया या 2 शेयर खरीद लिए, इन लॉट्स के मल्टीपल्स में ही खरीद सकते हैं। फिर अब इसके बाद ये प्राइस बैंड जब डिसाइड होता है तब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बुक बिल्डिंग का। इसमें क्या होता है कि अब कंपनी बोलती है कि एक टाइम पीरियड देगी पब्लिक को। सपोज करते हैं 3 दिन का, 3 से 10 दिन का टाइम पीरियड होता है पब्लिक के पास, जहां पर वो इन शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो बिड कर सकते हैं कि हम इतने लॉट्स खरीदना चाहते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के। वहां पर अब ये जो प्राइस बैंड होती है उसके बीच में पब्लिक के पास ऑप्शन होता है कि कितने प्राइस पे उनको इस कंपनी का शेयर खरीदना है। तो अब कुछ लोग शेयर खरीदना चाहेंगे 1600 के रुपीज पे, तो और दूसरे लोग चाहेंगे 1620 पे खरीदें। तो इन सब का पूरा एक बुक बिल्डिंग होता है ढंग से, पूरा एक्सेल शीट पे बना के कि कितने लोग इतने प्राइस पे चाहते हैं, कितने लोग इस प्राइस पे चाहते हैं, और उस हिसाब से कंपनी के पास फंड्स आते हैं और उसी हिसाब से लोगों के पास ये शेयर्स अलॉट होते हैं। अब इस 3 दिन के पीरियड के बाद कंपनी को पता चल जाता है कि किस बंदे ने कितने शेयर्स कितने प्राइस पे खरीदे थे, टोटल कंपनी के पास फंड कितना आएगा। और इसके बाद क्या होता है कि कंपनी को अब लिस्ट करना होता है, और लिस्ट करने के लिए और एक लिस्टिंग प्राइस अलग से डिसाइड होता है। वो डिसाइड होता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। जो डिमांड चल रही है और जो सप्लाई चल रही है, जैसे लास्ट ईयर एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ आया था, तब तो बहुत ओवर सब्सक्राइब हुआ था, बहुत लोगों ने बिड करी थी उस आईपीओ के लिए। बट उसके बाद कोरोना आ गया था और बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया था, तो वो काफी नीचे प्राइस पे लिस्ट हुआ था। तो ऐसा नहीं होता कि जो प्राइस बैंड दे रखी है उसी के बीच में लिस्ट होगा, या फिर जो सब्सक्रिप्शन रेट है उसके बेसिस पे लिस्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जो डिमांड और सप्लाई लिस्टिंग वाले दिन होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लिस्टिंग प्राइस क्या होने वाला है कंपनी का। उसी ड्यूरेशन के बीच में वो डिसाइड होता है ठीक से। अब फाइनली इस सब के बाद लिस्टिंग डे आ जाता है जहां पर कंपनी का आईपीओ रिलीज होता है, और इसके बाद नॉर्मल शेयर की तरह, नॉर्मल किसी भी लिस्टेड कंपनी की तरह ट्रेडर्स आके इस कंपनी में ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स आके इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। तो ये जो हमने प्रोसेस जाना है यहाँ पर, जो ये आईपीओ वाला प्रोसेस है, इसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और उसके बाद जब कंपनी लिस्ट जाती है और फिर लोग ट्रेड करते हैं उस कंपनी में, उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। और फिर ये ट्रेड क्यों करते हैं कंपनी में, प्राइसेस कैसे फ्लक्चुएट होते हैं इनके, ट्रेडर्स को क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या अलग तरीके हैं ट्रेड करने के, ये सब हम किसी और वीडियो में जानेंगे आगे जाकर। बट अभी
हम कुछ जार्गन जान लेते हैं आईपीओ के बारे में, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर मतलब वो बहुत बेसिक जार्गन्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए आईपीओ में, अगर जब भी आप आईपीओ खरीद रहे हो उसको जाने से पहले। तो सबसे पहली जो टर्म आती है वो है अंडर सब्सक्रिप्शन। अब मान लेते हैं हमारी कंपनी के पास हमारी कंपनी 10 लाख शेयर्स इशू कर रही है और 10 लाख में से सिर्फ 8 लाख ही लोगों ने सब्सक्राइब करा, यानी है तो 10 लाख शेयर्स, बट सिर्फ 8 लाख लोग ही 8 लाख लोग 8 लाख शेयर्स ही खरीदना चाहते हैं। तो ये 2 लाख शेयर्स लोग नहीं खरीदना चाहते और इसकी वजह से एक कंपनी अंडर सब्सक्राइब हो जाती है, यानी कंपनी के लिए मार्केट में इतनी डिमांड नहीं है कंपनी के शेयर्स के लिए, और ये एक नेगेटिव साइन होता है। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे केस में कंपनी के लिस्टिंग गेन्स भी बहुत कम हो गया, बेसिकली वो लॉस में ही लिस्ट करेगी। और फिर इसके ऐसे ही एक सिमिलर टर्म आ जाती है सेकंड, वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट हो गया। सपोज करते हैं वापस कि 10 लाख शेयर्स हैं कंपनी के, बट लोग आते हैं और वो लोग कहते हैं कि हम उसके 20 या 30 लाख शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो इस केस में कंपनी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है, यानी शेयर्स 10 लाख हैं बट लोग खरीदना चाहते हैं 20 लाख शेयर्स की मतलब कमी पड़ रही है बेसिकली। तो इस केस में इसको कहते हैं ओवर सब्सक्राइब। और अगर 10 लाख के बदले 20 लाख की बिड्स आई हैं तो इसे कहते हैं 2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड। अब यहाँ पर जो ओवर सब्सक्राइब थे तो इनमें से रैंडमली अलॉट होता है कुछ लोगों को, यानी 20 लाख बिड्स थे बट अलॉट सिर्फ 10 लाख ही होंगे क्योंकि 10 लाख शेयर्स हैं, उससे ज्यादा अलॉट नहीं हो सकते, राइट। तो रैंडमली अलॉट होते हैं ये फिर शेयर्स, और फिर ऐसे प्रोसीजर आगे होता है। बट एक ऑप्शन है ग्रीन शू ऑप्शन, ये हमारी थर्ड टर्म है ग्रीन शू ऑप्शन। इसमें क्या कर सकते हैं कि यदि कंपनी ओवर सब्सक्राइब है तभी ये ऑप्शन हो सकता है। यदि कंपनी ओवर सब्सक्राइब है तब प्रमोटर के पास एक ऑप्शन होता है कि वो अप टू 15% स्टेक, अप टू 15% शेयर्स और अलॉट कर सकती है मार्केट में। तो फिर और नंबर ऑफ शेयर्स जाएंगे तो ज्यादा लोग उसको खरीद पाएंगे, राइट। अब इसके बाद एक और टर्म होती है वो है फिक्स प्राइस आईपीओ। इसमें क्या होता है कि अभी हमने जाना था कि एक प्राइस बैंड डिटरमाइन होता है आईपीओ पे, बट कुछ कंपनीज के पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो फिक्स प्राइस आईपीओ कर सकते हैं, वो एक ही प्राइस पे आईपीओ निकालेगी, कोई ऑप्शन नहीं देगी इन्वेस्टर्स को कि वो इस प्राइस पे या इस प्राइस पे खरीद सकते हैं, उनको एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही खरीदना पड़ेगा। और लास्ट हमारा फाइनली जार्गन आ जाता है, वो है प्राइस बैंड एंड कट ऑफ प्राइस। तो प्राइस बैंड तो हमने जान लिया था कि एक रेंज दी जाती है इन्वेस्टर्स को कि इसके बीच में ही वो बिड कर सकते हैं, बट कट ऑफ प्राइस होता है कि जो फाइनली जो प्राइस डिटरमाइन हुई है उसको हम कट ऑफ प्राइस कहते हैं। तो बेसिकली ये जितने भी मेन जार्गन्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, और इन जार्गन्स को थोड़ा सा और बाकी जो चीजें हमने सीखी हैं उसको थोड़ी सी और समझते हैं एक दो एग्जांपल्स के साथ। पहला एग्जांपल होगा बारबेक्यू नेशन का और दूसरा एग्जांपल होगा नजारा टेक्नोलॉजीज का। ये दोनों आईपीओ अभी रिसेंटली लिस्ट हुए हैं। बारबेक्यू नेशन एक डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है, यानी जो उसका प्राइस बैंड था वो उससे भी कम प्राइस पे लिस्ट हुआ है, और नजारा टेक्नोलॉजी एक ऐसा एग्जांपल है जो उसका प्राइस बैंड था वो उससे बहुत ऊपर लिस्ट हुआ है। तो दोनों को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले बारबेक्यू नेशन। तो बारबेक्यू नेशन के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स यानी मर्चेंट बैंकर्स थे आईआईएफएल सिक्योरिटीज, एम्बिट कैपिटल, एक्सिस कैपिटल और एसबीआई कैपिटल। ये सारा मैंने सीधा डायरेक्टली फर्स्ट पेज पे गया डीआरएचपी के, और डीआरएचपी के फर्स्ट पेज पे ही ये मर्चेंट बैंकर्स की इंफॉर्मेशन होती है कौन से मर्चेंट बैंकर्स आईपीओ के लिए इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद बारबेक्यू नेशन का डेट ऑफ इशू था 24 मार्च से लेकर 26 मार्च तक, और इनने लगभग 5 मिलियन शेयर्स इशू करे थे, और इन शेयर्स का प्राइस बैंड यानी पर शेयर ये थे 498 रुपीज से 500 रुपीज तक, यानी इस प्राइस के बीच में शेयर्स बिड कर सकते थे लोग। तो फाइनली क्या हुआ था 3 डे के पीरियड के बाद, क्योंकि डेट ऑफ इशू 24 से 26 था, यानी 3 दिन का पीरियड था इन्वेस्टर्स के पास बिड करने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ था कि ये शेयर 6 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया था, यानी अगर जैसे 5 मिलियन शेयर्स थे तो
तो 30 मिलियन शेयर्स तक लोगों ने बिड करा था। अब इसके बाद भी यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन होता है लोगों का कि अगर एक कंपनी ओवर सब्सक्राइब्ड है तो यानी उसका लिस्टिंग गेन भी ज्यादा होगा, वो प्रीमियम पे ही लिस्ट करे। बट ऐसा नहीं हुआ था बारबेक्यू नेशन के केस में। जैसे हमने देखा कि बारबेक्यू नेशन एक कम प्राइस पे लिस्ट हुई थी, अराउंड 2.5% के डिस्काउंट पे लिस्ट हुई थी। वो अलग बात है कि बाद में उसने अपर सर्किट मारा था, बट जब वो लिस्ट हुई थी वो कम पे हुई थी और ओवर सब्सक्राइब होने के बावजूद। बट ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं जो है नजारा टेक्नोलॉजी। नजारा टेक्नोलॉजी के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स यानी मर्चेंट बैंकर्स हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, जेफरीज और नोमुरा। और इनका डेट ऑफ इशू था 17 मार्च से लेकर 19 मार्च तक, और इशू और साइज था 3 मिलियन शेयर्स के आसपास। और प्राइस बैंड इनने यानी हर शेयर का जो प्राइस था वो था 1100 रुपीज से लेकर 1101 रुपीज तक, यानी इस प्राइस के बीच में इन्वेस्टर्स खरीद सकते थे। और स्टेटस एट द एंड इसका था 75.29 टाइम्स ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था, यानी जितने शेयर्स थे उससे 75 टाइम्स ये ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था, और उसके वजह से ही इसके लिस्टिंग गेन्स इतने ज्यादा थे। नहीं, ये गलत पॉइंट है। अगर किसी ने बोला कि कंपनी एक ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो ये गलत पॉइंट है। एक्चुअली ये ओवर सब्सक्राइब हुआ था, बट उसके बाद भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी मार्केट में, उसके वजह से ये लिस्टिंग गेन पे लिस्ट हुआ है, यानी एक प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी बहुत जरूरी है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब लिस्टिंग गेन, ऐसा नहीं है। वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है जब वो लिस्ट हो रही होती है कंपनी। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको समझ आ गया होगा कि एक कंपनी आईपीओ के लिए क्यों जाती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या मिसकंसेप्शन होते हैं आईपीओ के अंदर। तो आई होप ये सारी जो भी चीजें थी ये सब क्लियर हो गई हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और कंटिन्यू करेंगे यही जीरोधा वार्सिटी के मॉड्यूल, जो भी उसके फर्दर चैप्टर्स हैं उसको कंटिन्यू करते हुए मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड बाय बाय।